द लास्ट लेसन, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। द लास्ट लेसन के राइटर हैं अल्फोंसे डॉरेट। द लास्ट लेसन के राइटर हैं अल्फोंसे डॉरेट और इनका जो बर्थ हुआ है वो हुआ 1840 में, इनकी डेथ हुई है 1897। कौन थे ये? अल्फोंसे डॉरेट वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डॉरेट एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर। ये जो लास्ट लेसन है, द लास्ट लेसन, ये कब लिखा गया है? फ्रैंको प्रशियन वॉर के दौरान। फ्रैंको प्रशियन वॉर कब हुई है? 1870 और 1871 में। फ्रैंको हियर मीन्स फ्रांस और प्रशियन का यहाँ मतलब है जर्मनी से। तो आज के टाइम का जर्मनी और पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स मिलके बनाते हैं प्रशियन उस टाइम का। तो प्रशिया और फ्रेंच के बीच एक जंग हुई, वॉर हुई, जिसमें फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? एल्सेज और लॉरेन, फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट्स प्रशिया को हैंडओवर कर दिए गए एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉर, क्योंकि फ्रेंच हार चुका था। इसके बाद की कहानी है क्या हुआ उस टाइम पर। उस टाइम पर कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट भूलिएगा मत, एक तो एल्सेज और एक लॉरेन। तो एल्सेज या लॉरेन के लोगों पर क्या इसका असर पड़ा, उस बारे में ये एक छोटी सी स्टोरी है। नरेटर कहते हैं, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस रोज़ उस सुबह मैं स्कूल के लिए लेट हो चुका था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। और ड्रेड का मतलब होता है मैं काफ़ी डरा हुआ था कि मुझे डांटना पड़ जाए, स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और क्यों डरा हुआ था, क्यों डांट पड़ सकती थी मुझे उस दिन? क्योंकि एम हैमिल, हु इज़ एम हैमिल? इनके सर जी हैं। क्योंकि सर जी ने कहा था, क्योंकि एम हैमिल ने कहा था कि वो उस दिन हमसे पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज़ पार्टिसिपल्स? ग्रामर का एक टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का, पार्टिसिपल्स। एंड आई डिड नॉट नो द वेरी फर्स्ट वर्ड अबाउट इट। तो भाई मुझे तो एक शब्द तक नहीं पता था उसके बारे में। किसके बारे में? पार्टिसिपल्स के बारे में। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। एक पल को तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और सोचा कि अपना दिन जो है ना बाहर ही व्यतीत करूँगा, बाहर ही बिताऊँगा। इट वॉज सो वार्म, कितना अच्छा मौसम था, कितना गर्म मौसम था। सो ब्राइट, कितना रोशनीदार उस दिन वो दिन था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, वो चिड़िया कहाँ चहचहा रही थी भाई? एट द एज। एट द एज का मतलब होता है जब जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है। तो एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब हो गया यहाँ पर फॉरेस्ट या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हों। तो चिड़िया चहचहा रही थी एट द एज ऑफ द वुड्स। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो सॉमिल थी ना, सॉमिल का मतलब हो गया वो जगह जहाँ पर लकड़ी को या लकड़ी के लॉग्स को काट के बोर्ड में बनाया जाता हो। लकड़ी के बोर्ड्स होते हैं वो बनते हो, मशीन से काटा जाता हो, उस जगह को हम सॉमिल बोलते हैं। तो सॉमिल के पीछे जो प्रशियन सोल्जर्स थे ना वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का हियर मीन्स है मार्च पास्ट कर रहे होंगे। जैसे आपने देखा होगा एनसीसी कैडेट्स होते हैं, मार्च पास्ट करते हैं। तो वो जो प्रशियन सोल्जर्स थे सॉमिल के पीछे ड्रिलिंग कर रहे थे। याद रखना है दो चीज़ें जिसके बारे में बोला है नरेटर ने इस लाइन में, कि चिड़िया चहचहा रही थी और सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। कौन से? प्रशियन सोल्जर्स। और दिन कैसा था उस दिन? वार्म एंड ब्राइट। इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से वो अपना दिन बाहर व्यतीत करना चाह रहे थे। सो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स। कह रहे हैं नाइटर कि ये सब चीज़ें ज़्यादा टेम्पटिंग थी। टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षित कर रही थी, ललचा रही थी मुझे बाहर जाने के लिए। हाँ, रूल ऑफ पार्टिसिपल से किससे ज़्यादा किससे भगा रही हैं नरेटर को? ये रूल ऑफ पार्टिसिपल से। वो कह रहा है रूल ऑफ पार्टिसिपल्स नहीं पढ़ना मेरे को, मुझे तो जो है बाहर जाना है। और बाहर जाने की रीजंस याद रखना आप। चिड़िया चहचहा रही थी, मौसम वार्म था, ब्राइट था, और प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मेरे अंदर वो शक्ति थी कि मैं उसको रेजिस्ट कर पाया, मैं उसको मना कर पाया अपने लालच को, और मैं स्कूल की तरफ बढ़ गया। आगे लिखा है, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल को मैंने पास किया तो ना भीड़ जमा थी। क्राउड का मतलब भीड़ जमा थी। किसके सामने भीड़ जमा थी भाई? इन फ्रंट ऑफ
किसके सामने? बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड का मतलब ऐसा बोर्ड जिस पर न्यूज़ लगी हो। बुलेटिन का मीन्स होता है न्यूज़ या न्यूज़ की हेडलाइंस। तो ऐसा बोर्ड जिस पर न्यूज़ लगी थी उस पर वहाँ भीड़ जमा थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से हमारी जितनी भी बुरी खबरें मिली थी हमें, वो सब वहीं से आई थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, क्या सोचा मैंने? अच्छा, यहाँ से है, फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। द लॉस्ट बैटल्स, कौन कौन सी पूरी खबरें आई हैं? द लॉस्ट बैटल्स, जो हम जंग हार चुके हैं। द ड्राफ्ट ये मीन्स कोई राइटिंग या फिर कोई मनी ड्राफ्ट या ऐसा कोई लेटर वगैरह, ठीक है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के जो भी पत्र थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, पूछा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, वॉट कैन बी द मैटर नाउ? अब ऐसा क्या हो गया कि इतनी भीड़ लगी हुई है बुलेटिन बोर्ड के सामने? देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, ठीक है, तो फिर मैं जल्दी चला, जितनी मैं जल्दी चल सकता था। द ब्लैकस्मिथ वॉचर, ब्लैकस्मिथ का नाम क्या है? वॉचर, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस का मतलब होता है चेला, ठीक है, आपके अंडर कोई काम कर रहा हो और आपसे कुछ सीख रहा हो। तो क्या बोला है कि जब मैं तेज़ जा रहा था, जितना तेज़ जा सकता था, जो ब्लैकस्मिथ था जिसका नाम वॉचर था, जो वहाँ खड़ा हुआ था अपने अप्रेंटिस के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बोला, उसने मुझे बुलाया, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ, डोंट गो सो फास्ट बब, ए बच्चे इतनी जल्दी मत जाओ, you'll get to your school in plenty of time, तुम अपने स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे। I thought he was making fun of me, मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। And reached M. Hamill's little garden all out of breath, और फिर तो मैं M. Hamill के लिटिल गार्डन तक पहुंच गया, और जब मैं पहुंचा तो मैं पूरी तरह सांस से खाली था, यानी मैं थक चुका था, हाँफ रहा था। Usually when school began there was a great bustle, ये रहा bustle का मीन्स होता है नॉइज, रश, bustle का मीन्स होता है रश, ठीक है। तो यूजुअली आमतौर पर जब मैं स्कूल पहुंचता था ना तो बड़ा ही शोर होता था, बहुत ही रश होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और रश ऐसा होता था कि बाहर गली तक सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अच्छा जी ये रश किसका, ये शोर किसका? तो डेस्क के खुलने का, बंद होने का। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और जो पाठ एक साथ पढ़े जा रहे थे उनका शोर, यूनिसन मीन्स एक साथ कोई लेसन बच्चे पढ़ रहे होंगे, उस चीज़ का शोर। वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और बहुत तेज़ पढ़ते थे। वेरी लाउड मीन्स वो बच्चे जो यूनिसन में पढ़ते थे वो बहुत तेज़ पढ़ते थे, और हमें अपने हाथ अपने कानों पर रखने पड़ते थे ताकि हम अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और किस चीज़ का शोर आ रहा है? टीचर्स रैपिंग का मीन्स होता है टेबल पर मारना, स्ट्राइक करना, ठीक है, हिट करना। तो टीचर का जो रूलर है, स्केल है, वो टीचर टेबल पर जो मार रहा है उस चीज़ का रश। तो कि ये जो बसल है, बसल शब्द याद रखिएगा, BUSTLE, बसल का मतलब होता है रश। तो ये रश किन चीज़ों की वजह से है? सबसे पहली चीज़ डेस्क के ओपन और क्लोज होने की वजह से। सेकंड पॉइंट, लेसन्स जो रिपीट हो रहे हैं यूनिसन में बहुत ज़ोर से। थर्ड पॉइंट, टीचर के रैपिंग की वजह से। क्या रैपिंग? स्ट्राइकिंग ऑफ स्केल बाय द टीचर ऑन टेबल। तो ये 3 वजह से बसल रोज़ होती थी यूजुअली नॉर्मल डेज में। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आजकल तो सब, आजकल नहीं सॉरी, आज तो सिर्फ शांति थी। स्टिल का मीन सब कुछ शांत पड़ा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, ठीक है, कमोशन का मीन्स फिर से होता है नॉइजी एटमॉस्फियर। तो आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैं तो इसी नॉइज़ पर डिपेंड रहता था रोज़, ताकि मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊं, बिना दिखे हुए, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊं। मैं इसके लिए इसी शोर पर डिपेंड करता था। कोई मुझे देखेगा ही नहीं इस शोर के चक्कर में, इस नॉइज़ के चक्कर में, इस बसल के चक्कर में, इस रश के चक्कर में। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन तो हर चीज़ को ऐसा शांत होना था कि मानो संडे की सुबह हो।
थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो उस विंडो से मैंने देखा अपने क्लासमेट्स को जो अपनी जगह पर ऑलरेडी बैठ चुके थे। एंड एम हैबल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और एम हैबल आगे पीछे चल रहे थे अपने बुरे से, टेरिबल, भयानक से आयरन रूलर को अपने बाहें में पकड़े हुए, बाहें में दबाए हुए। I had to open the door and go in before everybody. मुझे डोर खोलना पड़ता था और सबके सामने जाना पड़ता था। बिफोर हियर मीन्स सबके सामने आना, सबसे पहले मन सोचना। तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ता था और सबसे पहले, बिल्कुल नहीं, सबके सामने जाना पड़ता था। You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप सोच सकते हो कि मैं कितना ब्लश कर रहा हूँ, मैं कितना शर्मा रहा हूँगा उस टाइम पर, और कितना डरा हुआ हूँगा। But nothing happened. लेकिन कुछ नहीं हुआ। M. Hamel saw me and said very kindly. ठीक है, यहाँ पे हम But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly. बड़ी काइंडली उन्होंने बोला, Go to your place quickly, little friends. तो पहली बार इन जनाब का नाम आया है, नरेटर का यहाँ पर नाम आया है। किस नाम से ये जान जाते थे अपनी क्लास में? लिटिल फ्रेंड्स। अपनी जगह पर जाओ। एम हैमल ने कहा बड़े ही नाजुकता से, वेरी काइंडली, अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तो तुम्हारे बिना ही शुरुआत कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं गया अपनी बेंच पर और अपनी डेस्क पर मैं बैठ गया। नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. क्या लिखा है कि मेरा डर, हाँ, मैं अभी बैठा ही था और मेरा डर अभी ख़त्म हुआ ही था थोड़ा बहुत, कि मैंने देखा कि हमारे टीचर यानी एम हैमल क्या पहने हुए हैं? अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं, अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहने हैं। हिज फ्रिल्ड, क्या फ्रिल्ड भाई? हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। ना फ्रिल्ड मीन्स होता है, अभी जो आपने पढ़ा फ्रिल, फ्रिल का मीन्स होता है कि कुछ कपड़ों पर एक स्ट्रिप लगा दी जाती है दूसरे कपड़े की। ठीक है, मैं यहाँ फोटो डाल दूंगा फ्रिल शर्ट की। तो वो फ्रिल शर्ट पहने थे, याद करते जाना अभी साथ में। एक ब्यूटीफुल कोट पहने थे ग्रीन कलर के रंग का, फ्रिल शर्ट पहने थे दूसरी बार, और तीसरा पॉइंट क्या है? द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक छोटी सी काले रंग की कैप पहने थे जो कि सिल्क की बनी हुई। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी पर नीडल से वर्क हुआ था। एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स जब आप सुई धागे से किसी चीज़ पर बड़ी अच्छे से काम करते हैं, तो ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब पे नीडल वर्क हो रखा था। और ये तीनों चीज़ें, ये सभी वो चीज़ें थी जो वो कब पहनते थे? सिर्फ 2 दिन पहना करते थे, या तो कभी इंस्पेक्शन हो रहा है स्कूल में तब, या फिर कोई प्राइज डेज हैं, ठीक है, यानी प्राइज बांटे जाने हैं। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। एक होता है बिसाइड जिसमें एस नहीं आता, उसका मतलब होता है पास में, बगल में। ये है बिसाइड्स, इसका मतलब इसके अलावा। जो पूरा स्कूल था वो बड़ा ही स्ट्रेंज, अजीब सा और सोलम लग रहा था। सोलम का मीन्स होता है सैड लगना, अनहैप्पी लगना, तो नाखुश लग रहा था पूरा स्कूल। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाया वो ये चीज़ थी कि बैक बेंचेस पर that were always empty, जो हमेशा खाली रहती थी। The village people sitting quietly like ourselves। कौन बैठा था वहाँ बैक बेंचेस पर? गांव के लोग बैठे हुए थे जो हमारी ही तरह एकदम शांत थे। अच्छा जी, उन गांव के लोगों में कौन बैठा था? तो सबसे पहला नाम आता है ओल्ड हाउसर का। ओल्ड हाउसर वहाँ बैठे हुए थे विद हिज 3 कॉर्नर हेड। अब ये वो टोपी है जिसके 3 कोनों से ऊपर उठी हुई है, इसकी भी हम फोटो डाल देंगे। तो कौन बैठा है? नाम क्या है सबसे पहले इंसान का? ओल्ड हाउसर। ओल्ड हाउसर बैठे हुए हैं, हाउसर इज अ सरनेम हियर, ठीक है। तो ओल्ड हाउसर बैठे हुए हैं जो कि 3 कॉर्नर हेड पहने हुए हैं। द फॉर्मर मेयर, पहले ये मेयर रह चुके हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी बैठा है वहाँ पर। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और बिसाइड्स फिर से आ गया बिसाइड्स, बिसाइड मीन्स इनके अलावा। तो इनके अलावा और भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बड़ा ही निराश लग रहा है। एंड हाउसर हैड
ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर साहब क्या लाए हुए हैं, एक ओल्ड प्राइमर। प्राइमर का मतलब क्या होता है, प्राइमर हियर मीन्स एक पुरानी बुक, ठीक है, छोटे बच्चों की किताब कह सकते हो, ओल्ड प्राइमर। थम्ड एट द एजेस, थम्ड एट द एजेस मीन्स होता है जब किताब बहुत पुरानी हो जाती है तो कोनों से मुड़ जाती है, तो वो कोने मुड़े हुए थे उस किताब के, तो इससे ये भी पता चलता है कि हाँ जी वो पुरानी थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्होंने फिर वो किताब अपने घुटनों पर खोल के रख ली, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, जिसमें उनके बड़े से चश्मे पड़े हुए थे, रखे हुए थे पेजेस के क्रॉस, पेजेस पर। While I was wondering about it all, और मैं सोच ही रहा था इस सब के बारे में, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मीन्स होता है फिक्स करना, ठीक है, तो उन्होंने अपनी चेयर को फिक्स किया अपनी जगह, उस अपनी जगह पे, और वो शुरू हुए। एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, जेंटल, सज्जन, हिंदी में मतलब इसका, टोन का मतलब स्वर, तो अपनी ही वही सीरियस और सज्जन जेंटल टोन में, विच ही हैड यूज टू मी, जो अभी उन्होंने मुझसे यूज़ की थी जब उन्होंने मुझसे बोला था कि बैठ जाओ, जब मैं अंदर घुसा था क्लासरूम में। इसी ग्रेव और जेंटल टोन में उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई विल गिव यू, ये लास्ट लेसन है आज का जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ानी है। कहाँ के स्कूल्स में भाई, एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, ये जो नए मास्टर जी है ना ये कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन, एम हैमिल ने कहा अपनी उसी ग्रेव और जेंटल टोन में कि ये आपका लास्ट फ्रेंच का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बड़ा ही ध्यान रखकर पढ़ाई करें। वॉट अ थंडर क्लैप, वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, ये जो शब्द थे, थंडर क्लैप का मतलब यहाँ है, मुझे शौक एकदम लग गया इन सब इन वर्ड्स को सुनकर, इन शब्दों को सुनकर मैं बहुत शौक में रह गया। ओह द रैचेस, रैचेस यूज किया जाता है जब कुछ अनफॉर्चुनेट बताना हो, कुछ गलत हुआ हो, कुछ बुरा हुआ हो। ओह द रैचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अब इसे समझ आया, अब नरेटर को समझ आया, अच्छा तो ये लिखा हुआ था टाउन हॉल पर, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच का आखिरी लेसन। वाई, अब दुख हो रहा है इनको, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो अभी मुश्किल से लिखना भी सीखा था, जानता भी नहीं मैं लिखना। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो अब मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, मैं नहीं सीख पाऊंगा आगे। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और अब मुझे कितना रिग्रेट हो रहा था, कितना पछतावा हो रहा था, कितना सॉरी था मैं अपने लेसन्स को अच्छे से ना सीखने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, ये क्या करता था अपने लेसन्स को न सीखने की बजाय, ये क्या करते थे भाई साहब। तो पहला पॉइंट बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर, जहाँ भी आपका ध्यान है वहाँ से वापस आ जाओ, बहुत ही ज़रूरी बात। तो ये अपना लेसन नहीं सीखते थे, फिर क्या करते थे अपना लेसन न सीखने के बजाय, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, तो ही इज सॉरी फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडे लेने के लिए ये सॉरी थे कि पढ़ाई छोड़कर ये क्या करने गए, सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडे लेने गए। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, नाउ सार इज हियर अ रिवर जो फ्रांस से फ्लो करती है, तो गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, उस नदी में मैं तैरने गया, उसके लिए मैं सॉरी था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, कुछ टाइम पहले जो मेरी किताबें थी जो एकदम बकवास लगती थी मुझे, सो हैवी टू कैरी, बहुत ही भारी लगती थी मुझे उठाने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेम्स, और कौन सी किताब भाई, ग्रामर की किताब, हिस्ट्री की किताब, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ये सब पुरानी दोस्त हो चुकी थी अब मेरी, दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था, ना ही छोड़ सकता था। एंड एम हैमिल टू, the idea that he was giving away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो ना ही मैं उन किताबों को छोड़ सकता था, छोड़ना चाहता था, और ना ही मैं एम हैमिल को छोड़ सकता था, छोड़ना चाहता था। एन हैमिल एंड एम हैमिल टू, मतलब ना ही मैं एम हैमिल को छोड़ना चाहता था।
द आइडिया, यही ये जो आइडिया था दूर जाने का, कि वो दूर जा रहे थे और मैं उनको फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा, इस चीज़ ने मुझे सब कुछ भुला दिया। उनका रूलर भी भुला दिया और ये भी भुला दिया कि वो कितने क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब होता है कितने स्ट्रेंज थे, कितने अलग थे। पुअर मैन, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। बेचारे आदमी, पुअर मीन्स बेचारे आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये अच्छा, ये लास्ट लेसन के ऑनर में था, उसको समझ आया, अच्छा ये लास्ट लेसन के ऑनर में था कि उन्होंने अपने अच्छे ठीक संडे के क्लोथ्स पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ आया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मुझे समझ आया कि वो जो गांव के व्यक्ति थे वो क्यों बैठे हुए थे वहां कमरे के पीछे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें भी पछतावा था, उन्हें भी दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल ज़्यादा नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को शुक्रिया बोलने का, थैंक यू बोलने का। किस चीज़ के लिए शुक्रिया? फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 साल की सर्विस के लिए, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। तो भाई ये गांव के लोग क्यों आए हुए हैं? दो चीज़ों का कारण बोल दिया यहाँ पर। ये गांव वाले आए हुए हैं, फर्स्ट रीज़न टू 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 थैंक आवर मास्टर, उनकी 40 years सर्विस के लिए और अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए देश के प्रति। और एक और रीज़न है, एक और रीज़न है क्यों आए हुए हैं, क्योंकि वो सॉरी हैं, वो उन्हें भी दुख है किस बात का, कि वो स्कूल ज़्यादा नहीं गए। तो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई। क्यों आए हुए हैं गांव वाले पीछे, क्यों बैठे हुए हैं वो, क्योंकि वो भी सॉरी हैं, दुख है उन्हें कि वो स्कूल ज़्यादा नहीं जा पाए। दूसरा रीज़न क्योंकि वो हमारे मास्टर जी को शुक्रिया, थैंक यू बोलना चाहते हैं 40 साल की सर्विस के लिए। और तीसरा रीज़न ये उनका तरीका है अपने देश को इज्जत देने का, जो अब उनका नहीं था, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रह गया था। While I was thinking of all this, जब मैं इस सब के बारे में सोच ही रहा था, I heard my name called, ये लो जी उनका नाम अब बुला दिया गया है। It was my turn to recite, अब ये मेरी बारी थी रिसाइट करने की, बोलने की। क्या बोलने की? वही पार्टिसिपल्स वाला रूल, ठीक है, हाँ जी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through। तो लाइन थोड़ी शायद न समझ आए आपको। लिखा है मैं क्या नहीं कर देता उस टाइम पर, ये पार्टिसिपल का रूल, ये दर्दनाक, ये डरावना पार्टिसिपल का रूल बताने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था उस टाइम पर, ठीक है, पर नहीं कर पाया। वेरी लाउड एंड क्लियर, मैं चाहता था पार्टिसिपल का रूल बोलना, बहुत ही तेज बोलना चाहता था, एकदम साफ बोलना चाहता था, और क्या क्या नहीं कर देता मैं इसको बोलने के लिए, ठीक है, बिना किसी गलती के, विदाउट वन मिस्टेक। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द वेरी फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन ना मैं मिक्सअप हो गया पहले ही शब्दों में और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर कि मैं ऊपर देख पाता। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, मैंने सुना एम हैमिल को मुझसे कहते हुए, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड ना, तुम्हें खुद से ही बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो ना कैसी बात है ये। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर रोज हमने अपने आप से कहा था, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हर रोज हम अपने आप से कहते थे कि अभी तो बहुत टाइम है, आई लर्न इट टुमारो, कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ आ गए हैं। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यही तो दिक्कत है अल्सेस के साथ कि सीखने को टालती रहती है ये। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, नाउ दोज फेलोज, यहाँ पर, नाउ दोज फेलोज आउट देयर, अब वो जो लोग बाहर हैं उनके पास ये अधिकार आ जाएगा तुमसे कहने का, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज। तो भाई एम हैमिल कह रहे हैं कि देखो अब बाहर जो वो लोग हैं प्रशियंस, उनके पास ये अधिकार आ जाएगा कहने का कि तुम कैसे फ्रेंचमैन हो भाई, न तुम्हें लिखना आता है फ्रेंच, ना बोलना आता है, अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती तुम्हें। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स,
वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, लेकिन तुम ही सबसे खराब नहीं हो, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स। हम सभी के पास कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं सुधारने के लिए। Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे पेरेंट्स एंक्शियस नहीं थे, तुम्हारे पेरेंट्स उतने वरीड ही नहीं थे, तुम्हारे पेरेंट्स उतने चिंतित ही नहीं थे कि तुमको वो सिखाएं। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। उन्होंने ये प्रेफर किया कि तुमको काम पर रखा जाए, किसी फार्म पर या किसी मिल में, सो हैज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी। और किस लिए? सिर्फ कुछ ज़्यादा पैसों के लिए। एंड आई, और मैंने क्या किया है, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी दोष देना चाहिए, मैं भी दोषी हूँ। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने तुमको अपने फूलों को पानी देने नहीं भेजा जब तुमको सीखना चाहिए था? जिस टाइम तुमको लेसन्स पढ़ने चाहिए थे उस टाइम मैंने तुमको पानी देने भी भेजा है। किसे पानी देने? अपने फूलों को। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और उस वक्त क्या, जब मैं फिशिंग जाना चाहता था, जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? क्या उस वक्त मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी? तो मैं भी दोषी हूँ इन चीज़ों की वजह से। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और फिर एक के बाद एक चीज़ों पर वो गए। और फिर एम हैमिल ने स्टार्ट किया बात करना फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। क्या कहा उन्होंने? सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि ये सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। द क्लियरेस्ट, गिनते जाओ अपनी उंगलियों पर। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, पहली बात उन्होंने कही। दूसरी बात, ये सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। तीसरी बात, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, नेवर फॉरगेट इट। चौथी बात उन्होंने फ्रेंच के बारे में कही कि ये ऐसी सुंदर, क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है जिसे हमें गार्ड करना चाहिए, जिसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए अमोंग अस, हमारे बीच, और कभी इसे भुलाना नहीं है, कभी इसे नहीं भुलाना है। नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. कोई पूछे तो ज़रा कि क्यों भाई, क्यों इसे हमें कभी नहीं भुलाना है, क्यों हमें इसे गार्ड करना है? तो रीज़न होगा एमएमएल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम बन जाते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो वे जब तक अपनी लैंग्वेज पर पकड़ बनाए रखते हैं, अपनी भाषा नहीं भूलते हैं, अपने कल्चर से नहीं भटकते हैं, इट इज़ एज इफ, ये किस चीज़ के बराबर है? क्या मतलब है इस चीज़ का? एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अगर वो अपने कल्चर को, अपनी भाषा को नहीं भूलते हैं, तो ये उसी के बराबर है, उसी के समान है कि मानो उनके पास अभी भी अपने प्रिजन के ताले की चाबी है, अभी भी वो जिस जेल में है उस जेल की चाबी उनके पास है, अगर वो अपनी भाषा नहीं भूले हैं तो याद रखिएगा इस बात को। बिकॉज वन पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, होल्ड फास्ट का मतलब पकड़ बनाए रखना, तो जब तक वो अपनी पकड़ बनाए रखते हैं तब तक उनके पास उनके प्रिजन की चाबी रहती है। प्रिजन क्या है यहाँ पर? अब फ्रांस के लोगों पर प्रशिया के लोगों का राज होगा, प्रशियन चीज़ें वो करेंगे। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने किताब खोली और हमको हमारा पाठ पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. यहाँ पर है I was amazed to see how well I understood it. मैं एकदम चौंक गया था ये देख के कि कितने बढ़िया तरीके से मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, all he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully. भाई कह रहे हैं नरेटर साहब, लिटिल फ्रेंड्स कह रहे हैं कि वो उस दिन जो बोल रहे थे ना, इतना आसान, ऐसा आसान लग रहा था कि मैं सोचने लगा कि मैंने तो इससे पहले इतना केयरफुली लगता है कभी सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और सर जी ने भी, एम हैमिल ने भी कभी इतना पेशेंस के साथ कभी हमको नहीं समझाया, तभी आज जो है समझ में आया, सब कुछ हमें आ रहा है। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew.
सीम्ड मतलब लगना, तो ऐसा लग रहा था, इट सीम्ड ऐसा लग रहा था कि मानो इफ द पुअर मैन, एज इफ द पुअर मैन, पुअर मैन के भाई वो मत समझ लेना गरीब आदमी, पुअर मीन्स ये बेचारा, ऐसा लग रहा था कि बेचारा आदमी, बेचारे हमारे सर हमें सब कुछ दे देना चाहते थे, सब कुछ सिखा देना चाहते थे जितना भी वो जानते हैं। जैसे मैं भी आपको अपनी वॉइस से समझाना चाहता हूँ, जितना भी मैं इसमें से आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो फिर वापस स्टोरी पर, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो बेचारा आदमी हमें जाने से पहले सब कुछ सिखा देना चाहता है जितना भी वो जानता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और जी जैसे बल्लेबाज एक स्ट्रोक में काम करते, वैसे ही वो भी चाह रहे थे कि एक ही बार में हमको सब कुछ हमारे सर के अंदर वो डाल दे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद जो भी उन्होंने पढ़ना चालू किया था, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। उसके बाद हमारा जो लेसन था वो लिखने का था, लिखने का पीरियड आया या लिखने का टाइम आया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। देख रहे हो कितने अच्छे टीचर हैं। उस दिन जो है नई नई कॉपी मिली उनके लिए, रिटर्न इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रेंड्स एल्सेज, फ्रेंड्स एल्सेज, और उस पर बड़े ही सुंदर भाषा में, सुंदर लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ था, फ्रेंड्स एल्सेज, फ्रेंड्स एल्सेज। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था वो जो कॉपीज थी, नई नई कॉपीज जिन पे फ्रेंड्स एल्सेज लिखा हुआ था, वो एकदम छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह दिख रहे थे, जैसे कि मानो हर जगह तैर रही हैं स्कूल के कमरे में। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और किसी रॉड से वो टंगी हुई है हमारे डेस्क के ऊपर। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। आपको देखना चाहिए था कि कैसे हर कोई अपना अपना काम कर रहा था और कितनी शांति थी। The only sound was the scratching of the pens over the paper। और क्योंकि ये राइटिंग पीरियड था तो सब लिख रहे थे, तो इतनी शांति थी भाई कि जो सिंगल आवाज आ रही थी ना, वो सिर्फ किस चीज की थी, पेन की थी, पेपर के ऊपर चलने की। इसके बाद वंस सम बीटल्स फ्लू इन, फिर भाई कुछ बीटल्स, वो बीटल्स उड़ने वाले कीड़े, ठीक है, फिर वो कुछ बीटल्स जो है अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन बीटल्स पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। जनरली तो क्या होता है, ये बीटल्स के कीड़े मकोड़े कुछ अंदर आ जाए, पूरी क्लास का टेंशन दूर हो जाता है, ठीक है, सारे उसी की तरफ देखने लगते हैं, शोर वोर होने लगता है। तो क्या कह रहे हैं कि एक बार तो क्या हुआ, बीटल्स आ गए पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटिल वंस। अब इस क्लास में कुछ छोटे बच्चे भी हैं, कह रहे कि भाई छोटे उस्ताद तो नज़र दे देते, पर छोटे बच्चों तक ने नज़र नहीं घुमाई, देखा नहीं बीटल्स को। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच। तो वो अपने जो फिश हुक्स बनाने में लगे हुए थे, फिश हुक्स, मछली को पकड़ने वाला हुक, वो बनाने में वो लगे हुए थे, और इतने अच्छे से लगे हुए थे उसको बनाने में कि मानो वो भी जो है फ्रेंच हो, वो उनको भी जो फील हो रहा हो कि कल से हम फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. कह रहे हैं कि रूफ पर pigeons जो है they cooed. Pigeons cooed का मतलब होता है कि उन्होंने एक आवाज़ निकाली, ठीक है। कूड का मतलब होता है pigeons जब आवाज़ निकाल रहे, तो pigeons बड़ी धीरे धीरे बोल रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे, और मैंने खुद से सोचा कि क्या ये इनसे भी जर्मन में गाना गवाएंगे, ठीक है। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो क्या ये पिजन से भी कहेंगे कि गाना जो है जर्मन में गाओ, इनको भी जर्मन सिखाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair। जब जब मैंने अपने लिखने में से टाइम निकाल कर ऊपर एम हैमल को देखा, मैंने पाया कि वो जो है बिना हिले डुले अपनी चेयर में बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक चीज़ को घूर रहे थे पहले, देन एट अनदर, फिर किसी और को घूरते, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। मानो इस तरह घूर रहे थे वो कि मानो वो हर चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे कि हर चीज़ उस कमरे में कैसी दिखती है, कैसी लगती है। फैंसी, फॉर 40 years he had been there in the same place।
बड़ी अजीब सी बात है कि 40 साल के लिए वो उसी सेम जगह पे रहे थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो। वहीं उसी जगह पर जहाँ पर उनका जो गार्डन था वो खिड़की के बाहर था, और उनकी जो क्लास थी वो उनके सामने थी। हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो क्लास थी वो उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, उसी तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। सिर्फ डेस्क और बेंचेस जो हैं वो घिस घिस के जो है स्मूथ हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और अब जो है वॉलनट ट्रीज जो गार्डन में लगे थे वो लंबे हो चुके थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड। हॉप वाइन मतलब एक पौधे के बारे में बात हो रही है जो घूम जाता है। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो हॉप वाइन उन्होंने खुद प्लांट की थी वो ट्वाइंड, घूम गई थी अबाउट द विंडोज के अराउंड, और कहाँ तक चली गई थी? छत तक। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। उनका दिल कैसे टूट गया होगा ये सब छोड़ने के का ख्याल आकर, कैसे उनको ये छोड़ना पड़ रहा होगा, उनका दिल टूट गया होगा इस वजह से। पुअर मैन, बेचारे आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। कितना उन्हें बुरा लग रहा होगा ये सुन के, कि ये सोच के, और ये अपनी सिस्टर की आवाज़ सुन के जो ऊपर हैं, क्या सुन के, वो कैसे ट्रंक पैक कर रही हैं ना। ट्रंक हियर मीन्स संदूक, सॉरी नॉट बंदूक, संदूक, ठीक है। संदूक यानी बॉक्स पैक करते हुए जो आवाज़ आ रही होगी, उसकी आवाज़ सुनकर कितना बुरा लग रहा होगा उनको। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और क्यों पैक कर रही है उनकी सिस्टर अपना सामान बॉक्स में? क्योंकि अगले दिन उन लोगों को कंट्री छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन एमएमएल के अंदर इतनी हिम्मत तो थी कि वो हर लेसन को आखिर तक सुने। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा जो पाठ था वो फिर हिस्ट्री में हुआ। और जो उसके बाद बेबीज थे उन्होंने चांटेड मतलब बोलना, द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, उन्होंने ये सब बोला। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और वो पीछे ना जो ओल्ड हाउसर बैठे हुए थे उन्होंने अपने चश्मे फिर से लगा लिए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने हाथ में वही छोटे बच्चों की किताब पकड़ ली। स्पेल द लेटर्स विद देम, और वो भी बच्चों के साथ वो लेटर्स स्पीक कर रहे थे, स्पेल कर रहे थे, बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप भी देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी इमोशन की वजह से, भावनाओं की वजह से। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और कितनी हंसी वाली बात थी उनको सुनना उस तरह से, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम हंसना भी सभी चाहते थे और हम रोना भी सभी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। कितने अच्छे से मुझे याद है वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और एकदम से चर्च की क्लॉक में 12 बजे। देन द एंजलस, तो एंजलस इज द रोमन कैथोलिक डिवोशन, वो लोग जो गाते हैं या बोलते हैं सुबह शाम दोपहर में, दैट इज एंजलस। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। हमारी खिड़कियों के नीचे उस टाइम पे क्या आवाज़ आई? ट्रम्पेट्स की आवाज़ आई। और क्यों ट्रम्पेट्स क्यों बज रहे थे भाई वो? क्योंकि जो प्रशियंस थे वो अपनी मार्च से, अपनी ड्रिल से वापस आ रहे थे, और इसी में ट्रम्पेट्स बज रहे थे, इसलिए ट्रम्पेट्स बज रहे थे हमारे विंडो के नीचे, वो आवाज़ हमें आई। एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल खड़े हो गए। वेरी पेल, बड़े ही पीले से दिख रहे थे, यानी उनकी हालत अच्छी नहीं थी, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही थी। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, अपनी वो चेयर में खड़े हो गए, चेयर से उठे, खड़े हो गए, और पीले लग रहे थे, हालत ख़राब लग रही थी, पर मैंने आज तक उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सैड ही, एमएबल ने कहा, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आई, ये 2 बार आई का मतलब है कि वो लड़खड़ाए। बट समथिंग चोक्ड हिम, वो रुक गए, किसी चीज़ ने उनको रोक लिया बोलने से। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं जा पा रहे थे, आगे नहीं कुछ बोल पा रहे थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो मुड़ गए ब्लैक बोर्ड की तरफ। टुक अ पीस ऑफ चॉक, हाथ में एक चौक का टुकड़ा लिया,
एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और पूरी हिम्मत जुटाकर ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने बोर्ड पे लिखा वाई विद ला फ्रेंड्स, वाई ला फ्रेंड्स, वाई ला फ्रेंड्स मीन्स लिव लॉन्ग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तुम लंबा जियोगे। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए कैसे आपको पता चलता है कि एमएमएल पैट्रियोटिक थे, उनमें देश के लिए प्रेम था, तो आप लिख दोगे कि लास्ट में जी उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ वो मुड़े थे, चौक हाथ में उठाई थी, एंड ही रोट वाइव ला फ्रांस, लिव लॉन्ग फ्रांस। एंड आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन वाइव ला फ्रांस ही होना चाहिए या नहीं, हाँ, बट आई डू नो इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब भाई, लिव लॉन्ग फ्रांस। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल क्या है इनकी देशभक्ति का, कि इन्होंने फ्रांस लैंग्वेज की तारीफ बहुत की थी। क्या कहा था इन्होंने अभी पीछे, कि बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है, द मोस्ट क्लियर लैंग्वेज, एंड बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। तो इसलिए, और ये हमें गार्ड करना चाहिए उसको, ये पॉइंट्स है बताने के लिए कि हाँ जी एमएमएल बड़े ही पेट्रियोटिक थे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तो लॉन्ग लिव फ्रेंड्स लिखने के बाद उन्होंने अपना जो सर था वो रुके, और फिर अपना जो सर था, लींड का मतलब होता है किसी के बल झुक जाना, ठीक है, जैसे मूवीज़ में दीवार के बल हीरो जो है झुक जाता है, तो लींड मतलब झुक जाना, तो अपना हेड जो है उन्होंने दीवार पर लगा लिया, एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड अ जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, तो ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने इशारा किया टू अस, किस चीज़ से इशारा किया, अपने हाथों से, और क्या इशारा किया, कि जो स्कूल है वो ख़त्म हो चुका है, यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। तो गाइज़ ये लेसन भी ख़त्म हो चुका है और आप सभी जा सकते हैं।